chapters, basic principles of organic chemistry, hydrocarbons, structure of atom and chemical bonding. ये 4 chapters इतने ज्यादा important हैं, not just for class 11 but also for class 12 and also for MHT CET. तो बॉस इन चारों chapters में से जो बहुत important questions है वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और इन 4 chapters का वन शॉट भी अवेलेबल है. कहाँ अवेलेबल है? प्लेलिस्ट में जाओ. केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट है बट वहां पे मैंने ये 4 चैप्टर डिटेल में भी कवर किए हैं. सो डू वॉच द डिटेल वीडियो एज वेल एज वॉच द एंटायर वीडियो. और बॉस ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो 100% होगी. सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो. हाय बाळांनो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र. अपना जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ठीक है, अब इस 11th स्टैंडर्ड के पूरे सिलेबस में देयर आर 4 टॉपिक्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट अपने 11th के फाइनल एग्जाम के लिए बट सीईटी के लिए भी. और कौन से है ये 4 चैप्टर्स? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग. तो आज मैं इन चारों चैप्टर्स पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कवर कराने वाली हूँ. एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं बोलती हूँ तो यार ये चैप्टर शुरू ही होता है आपके फंक्शनल ग्रुप से. क्योंकि एक बात बहुत पक्का दिमाग में डाल लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप. जिसको फंक्शनल ग्रुप आ गए उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई. सो इन दिस चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले अगर हमको कोई चीज लर्न होनी चाहिए तो वो है फंक्शनल ग्रुप. तो यार फंक्शनल ग्रुप आ गया तो आधा तो आपका वहीं पे डन है सब कुछ. तो आज हम पहले तो शुरुआती यहां से करेंगे दैट हाउ डू वी रिमेंबर दीज फंक्शनल ग्रुप. क्योंकि मैम इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, कंफ्यूजन तो होगा ही. हाँ होगा कंफ्यूजन, लेकिन हम इसको जुगाड़ से याद रखेंगे. नाउ व्हाट इज द जुगाड़, हाउ डू वी रिमेंबर इट, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से. ये जो सी होता है, ठीक है, अगर मैंने इसको ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ये है कार्बन, इसको मैंने ऊपर लगा दिया डबल बॉन्ड ओ. अब कार्बन और डबल बॉन्ड ओ जो रहता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप. इसको हम क्या बोलते हैं बॉस? कार्बोनिल ग्रुप. सो व्हाट इज दिस कार्बोनिल ग्रुप? तो बॉस कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ. सो सी डबल बॉन्ड ओ इज नथिंग बट कार्बोनिल ग्रुप. अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल के जब दोनों साइड HH आएगा, कार्बोनिल के दोनों साइड जब HH आएगा उसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड. क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड. सो व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड? तो C डबल बॉन्ड O होता है कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल के अगर दोनों साइड HH रहेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड. अब एक साइड कार्बन का चेन रहेगा यानी R और एक साइड H रहेगा, दोनों H रहेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड. एक R और एक H रहेगा तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड. उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड. तो मेरे साथ बिल्कुल रिपीट पे सुनना है ये सब कुछ. C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, एक साइड R एक साइड H फॉर्मल्डिहाइड, दो एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड, दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड. अब हम क्या करेंगे? उन दोनों को कम कर देंगे, यानी मान लो दोनों साइड अगर R आ गया तो बॉस इसको हम बोलेंगे कीटोन. क्या बोलेंगे? कीटोन. सो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड और दोनों साइड R यानी आ गया कीटोन. अब ध्यान से सुनो, कीटोन ऐसा है R C डबल बॉन्ड O R. अब ये ना लोगों से देखा नहीं जाता तो ऑक्सीजन आ जाता है इनका बीच में ब्रेकअप कराने, फिर वो हो गया R C डबल बॉन्ड O O R. इसको हम बोलेंगे ईस्टर. क्या बोलेंगे? ईस्टर. अब ईस्टर के बाद यार ये वाला तो हम सबको पता है, R C O O H लिख लो या फिर आप उसको R C डबल बॉन्ड O OH लिख लो. इसको हम बोलेंगे एसिड. इसको हम बोलेंगे एसिड. अब उसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो सबसे बेचारा वाला फंक्शनल ग्रुप है. अब मैं बेचारा वाले का मीनिंग क्या है? बेचारा सबसे गरीब वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है RO. R
जिसको हम बोलेंगे ईथर, ROR, जिसको हम बोलेंगे ईथर। सो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड, दोनों साइड R होगा तो कीटोन। उसके बाद अब उसके बीच में अगर ब्रेकअप कराने ऑक्सीजन आ गया, R C डबल बॉन्ड O OR ईस्टर। फिर एसिड कैसे होता है? एसिड होता है COOH, और फिर उसके बाद ईथर होता है ROR। यहां तक तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है? यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। अब मान लो मैंने यहां पे लिख दिया NH3। अब हम NH3 को क्या बोलेंगे? तो बस NH3 का नाम है अमोनिया। NH3 का नाम है अमोनिया। अब अमोनिया का एक H निकाल दिया और वो हो गया RNH2। अब इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। सो NH3 इज अमोनिया। अब NH3 का एक H निकाल दिया और R लगा दिया, 1 डिग्री अमाइन। अब हम एक काम करेंगे, मैम दोनों H निकाल दो। एक H तो आपने निकाल दिया था, अब NH2 है ना, एक और H निकाल दिया और R लिख दिया। बॉस इसका नाम हो गया 2 डिग्री अमाइन। क्या नाम हो गया? 2 डिग्री अमाइन। और फिर हो गया एक और R निकाल दिया, ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। सबको क्लियर हो जाएगा? यस और नो? सो सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड H फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड, दोनों साइड R कीटोन। अब वो कीटोन के बीच में अगर ऑक्सीजन आया तो ईस्टर RC डबल बॉन्ड O OR, फिर एसिड होगा तो RCOOH, ईथर होगा तो सबसे करीब वाला ROR, अमोनिया होगा तो NH3। अब अमोनिया का एक H निकाल दिया तो 1 डिग्री अमाइन, 2 H निकाल दिए तो 2 डिग्री अमाइन, तीनों H निकाल दिए तो 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो 1 डिग्री अमाइन तो हम सबको पता है, कैसा है 1 डिग्री अमाइन? RNH2 होता है 1 डिग्री अमाइन। अब इसके बीच में अगर C डबल बॉन्ड O आ गया, RNH2 है 1 डिग्री अमाइन। अब अगर इसके बीच में C डबल बॉन्ड O आ गया तो उसको हम बोलेंगे अमाइड। उसको हम क्या बोलेंगे? अमाइड। सो RNH2 इज अमाइन। अब उसके बीच में अगर C डबल बॉन्ड O आ गया तो वो हो गया आपका अमाइड, वो हो गया हमारा अमाइड। अब ध्यान से देखो, एसिड कैसे होता है? RC डबल बॉन्ड O OH। अब मैं एक काम कर रही हूं, ये एक एसिड है और इसी का एक मिरर इमेज निकाल रही हूं, ये एक एसिड है। दो एसिड के यूनिट्स मैंने निकाल लिए। अब मान लो इसका OH निकाल लिया और इसका H निकाल लिया, क्या होगा? H2O। अब दोनों के पास एक O बचा है मिला के, तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगी। इसको मैं कैसे कर दूंगी? ऐसे कनेक्ट। इसका नाम हो गया एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम हो गया इसका? एसिड एनहाइड्राइड। सबको समझ में आया? सो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, दोनों साइड HH फॉर्मल्डिहाइड, एक साइड R एक साइड H एल्डिहाइड, दोनों साइड R कीटोन। अब ब्रेकअप कराने के लिए ऑक्सीजन बीच में आ गया, ईस्टर। एसिड तो हम सबको पता है RCOH। फिर बेचारा सबसे गरीब वाला है ईथर। फिर आता है NH3 अमोनिया। अब अमोनिया का एक H निकाल लिया 1 डिग्री अमाइन, 2 H निकाल लिए 2 डिग्री अमाइन, 3 H निकाल लिए 3 डिग्री अमाइन। अब अमाइन और अमाइड में डिफरेंस क्या है? तो अमाइड में आ गया C डबल बॉन्ड O, और फिर एसिड एनहाइड्राइड तो हम सबको पता है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और बीच में आ गया एक O। डन 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 डन। ओके चलो बढ़े आगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो नेक्स्ट, इस पे तो हम एंड में आएंगे। अब यहां पे देखो बॉस, हाँ इन दोनों में आपको आइसोमेरिज्म पे मोस्टली क्वेश्चन आता है। देखो अब यहाँ पे NH के ये साइड में 2 कार्बन है और NH के ये साइड में 2 कार्बन है, सो 2 और 2 है। उसके बाद
यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे NH के साइड 3 कार्बन है. So 2 + 2 is also 4 and 1 + 3 is also 4. लेकिन हो क्या रहा है? The distribution of carbon is different. यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 2-2 का है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 1-3 का है. So जब ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग होता है, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म. क्या बोलते हैं इस रिलेशन को? मेटामेरिज्म. So what do you understand by मेटामेरिज्म? तो बॉस मेटामेरिज्म का मतलब है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, तो वो हो गया आपका मेटामेरिज्म. अब उसके बाद ये यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है OH और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ROR. यानी द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट या पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग है. यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल. क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल. और यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है ईथर. इसका मतलब क्या है बॉस? इसका मतलब है सब कुछ सेम है, ओनली द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. सब कुछ सेम है, ओनली द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. तो यार इसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. क्या बोलेंगे हम इसको? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म? एवरीथिंग इज सेम, ओनली द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. मेटामेरिज्म में क्या हुआ? कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग था, यहाँ पे 2-2 था, यहाँ पे 1-3 था, दैट इज मेटामेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप में सब कुछ सेम है, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. क्लियर है सबको इधर तक? चलो बढ़े आगे. उसके बाद अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड रेजोनेंस. जितने मैं क्वेश्चंस बोल रही हूं पहले वो सब करो, क्योंकि हमको पूरे 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन कवर करने हैं, इंपॉर्टेंट वाले. ठीक है, कुछ के आंसर्स मैं तुमको ऑलरेडी लिख के दूंगी, कुछ मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी. अब इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में एक डिफरेंस है. पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ओपन चेन में, ठीक है, रेजोनेंस भी ओपन में होता है, बट मोस्टली इट इज ऑब्जर्व्ड इन रिंग. अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? यहां पे एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक चार्ज ट्रांसफर होता है. एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक चार्ज ट्रांसफर होता है. सो नाउ व्हेन यू सी द ट्रांसफर ऑफ चार्ज हैपनिंग, तो आप बोलोगे कि मैम ये है इंडक्टिव इफेक्ट. क्या बोलोगे? मैम ये है इंडक्टिव इफेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे एक कार्बन से दूसरा कार्बन से तीसरा से चौथा, charge will be transferred, and when the charge is transferred we call it as a inductive effect. But resonance में हम एक के बाद एक multiple structures निकालते हैं. मैम what is the reason of drawing multiple structures? तो multiple structures निकालने के पीछे एक रीजन है. क्या रीजन है? तो बॉस यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की. किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की. सो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हम क्या करेंगे? चार्ज ट्रांसफर करेंगे. बट रेजोनेंस में वी ड्रॉ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स एंड इट इज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन. उसके बाद अब हम आते हैं इंडक्टिव पे. ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू पोलराइजेशन. यानी एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा उतने जोर से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता. एक बहुत जोर लगा के खींचता है, दूसरा उतना जोर लगा के नहीं खींच पाता. सो इट इज ड्यू टू पोलराइजेशन. लेकिन रेजोनेंस क्यों होता है? तो बॉस रेजोनेंस होता है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है. समझ में आया? फिर उसके बाद अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज. अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या है? कि कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
ये उससे अफेक्ट होगा, और यहाँ पे अफेक्टेड ड्यू टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड्स है, कितने सिंगल बॉन्ड्स है, उससे ही अफेक्ट होगा, इसीलिए अफेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। समझ में आया? सो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड सो ऑन। रेजोनेंस क्यों करते हैं? ड्यू टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, ये हो क्यों रहा है? ड्यू टू पोलराइजेशन, एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा नहीं है, और यहाँ पे ड्यू टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। उसके बाद अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, और ये किससे अफेक्ट होता है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, उससे। ठीक है, चलो बढ़े आगे। डन 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 डन, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे आता है न्यूक्लियोफाइल। अब हम ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब व्हाट डू यू मीन बाय अ इलेक्ट्रोफाइल? तो बस इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब है लविंग। अब इलेक्ट्रोफाइल जो स्पीशीज है ना, वो इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करते हैं, दे लव इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। आता आपल्याला कोण आवडतं बाळांनो? आपल्याला तीच गोष्ट आवडते जी आपल्याकडे नसते। म्हणजे काय की त्याला इलेक्ट्रॉन आवडतात। त्याला इलेक्ट्रॉन आवडतात म्हणजे काय की इट इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, कारण त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स नाहीयेत। So it is being attracted towards electron because it does not have electron. तो इसको हम बोलेंगे it is electron deficient species. It is a electron deficient species. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए तो उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है कि वो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को वो जैसे ही देखेगा कुछ कुछ होता है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और न्यूक्लियोफाइल उसका बिल्कुल उल्टा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, एक है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिच। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट हो रहा है। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये खुद कैसा हुआ, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब बॉस ये इलेक्ट्रॉन को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज को, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज। और अब इसका क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज तो हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करो, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो कैसे हुआ, इट इज नेगेटिवली चार्ज। इट इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आई, ये खुद है नेगेटिवली चार्ज। इधर तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हम उनको बोलते हैं दे आर ल्यूइस एसिड। They are Lewis acid. So they act as Lewis acid. So ये Lewis acid बोलकर एक्ट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जिनके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, they act as Lewis base. They act as Lewis base. समझ में आया यहां तक? अब उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब वो ऐसी जगह अटैक करेगा जहां बहुत इलेक्ट्रॉन है। सीधी बात है, अगर उसके पास एक चीज नहीं है
तो वो वहां पे जाके वही चीज ढूंढेगा जो उसको चाहिए। तो ये क्या करेगा, इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो वो बोलता है यार मेरे को नहीं चाहिए और, तो यहां पे हम लिखेंगे इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। डन डन डना डन, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। क्या है इसका एग्जाम्पल, AlCl3 या BF3, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है Cl माइनस Br माइनस I माइनस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। You can take any species which is एकदम तगड़ा तगड़ा rich in electron. So what do you mean by electrophile? It is electron deficient. उसको इलेक्ट्रॉन की कीमत क्यों है, क्योंकि वो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। So it is electron deficient, it is electron rich, it is positively charged, it is negatively charged. और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, they act as Lewis acid, they act as Lewis base. ये कहाँ अटैक करता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, सो इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर एंड इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। उसके बाद एग्जांपल AlCl3, BF3, और यहाँ पे Cl माइनस Br माइनस एटसेट्रा। डन डना डन, डन डना डन, डन डना डन। चलो आगे बढ़ेंगे। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? बॉस केटायन का मतलब क्या होता है, केटायन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय केटायन, व्हाट डू यू थिंक? अरे गजनी लोगो, गजनीज, ऑल माय गजनीज, ध्यान से सुनो, ठीक है। कैसे सुनो, ध्यान से। ओके रेडी, देखो कार्बो का मतलब है कार्बन और केटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, और कार्बेनियन मतलब कार्बो का मतलब है कार्बन, एनायन का मतलब है नेगेटिवली चार्ज। सो कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विच हैज कैसा चार्ज, कार्बन विच हैज पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसा कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज हो। और कार्बेनियन का मतलब क्या है, कार्बो, कार्बन, एनायन, नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब उसके बाद कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? हाँ, इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, कौन सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल होता है। सो इसमें सबसे स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। समझ में आया? उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कार्बोकेटायन है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम बोलेंगे इट एक्ट्स एज ल्यूइस एसिड, और ये कैसा है, एक्ट्स एज ल्यूइस बेस। ठीक है, एक रिच इन इलेक्ट्रॉन है ल्यूइस एसिड, एक बेचारा गरीब है ल्यूइस बेस। उसके बाद कार्बोकेटायन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, कार्बेनियन इज नेगेटिवली चार्ज। एक है ल्यूइस एसिड, एक है ल्यूइस बेस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
तो बॉस इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, क्या होगा sp2, और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या होगा sp3। अब तुम पूछोगे sp3 कैसे, तो ये ऐसा है ना, तो 1 2 3 और ये 4, चार्ज 4, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और फिर sp3 का मतलब है s का 1 p के 3, सो 3 + 1 4, ठीक है। और कार्बोकेटायन में sp2 क्यों है पता है, ऐसा है ना कार्बोकेटायन, ये देखो, सो कितने बॉन्ड हुए 1 2 3 ही हुए, तो s का 1 और p के 2, 2 + 1 3, ठीक है। तो ये हुआ sp2 और ये हुआ sp3। समझ में आया क्या बॉस, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब ये जो है ना बॉस, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन अ रिएक्शन। हमने अभी देखा ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल इन अ रिएक्शन। और अगर आप बात करो कार्बेनियन की, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हम बोलेंगे इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल इन अ रिएक्शन। सबको समझ में आया, ओके। सो कार्बोकेटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनियन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, ऑर्डर 3 to 1, ऑर्डर 1 to 3, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। हाँ, एक और बात, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक, जगह होगी तो लिख लो आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोलिसिस? तो एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेटेरोलिसिस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोलिसिस? अब ये हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, होमोलिसिस में होता क्या है पता है, होमोलिसिस में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक तो होता है। होमोलिसिस में ये है A, ये है B, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होता है। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग हो रहा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड, breaking of a bond such that, breaking of a bond such that, कैसे ब्रेक हो रहा है, breaking of a bond such that electrons are distributed, electrons are distributed, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, equally, breaking of a bond such that electrons are distributed equally। और यहाँ पे क्या हो रहा है, breaking of a bond, breaking of a bond such that, कैसे ब्रेक हो रहा है, breaking of a bond such that electrons are distributed, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बट कैसे हो रहे हैं, electrons are distributed unequally। समझ में आया क्या बॉस? So breaking of a bond such that electrons equally distribute हुए होमो, unequally distribute हुए हेट्रो। अब होमोलिसिस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। यहां पे क्या बना है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, और इन द केस ऑफ हेट्रोलिसिस क्या बना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर फॉर्म्ड। उसको हम लिखेंगे cation and anions are formed, cation and anion are formed, ठीक है। सो cation anion बन गया तो हेट्रो, और फ्री रेडिकल बना तो होमो। उसके बाद यहां पे दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, यानी बोथ स्पीशीज हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, both species have
सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी दोनों की एनर्जी इलेक्ट्रॉन खींचने में सेम रहेगी। बोथ स्पीशीज हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। और यहां पे क्या हो रहा है, बोथ स्पीशीज हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां पे वन इज more electronegative in nature, one is more electronegative in nature। समझ में आया सबको? yes or no, yes or no, yes or no। एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, बट एक पॉइंट तो यार तुम लोगों से आना बनता है, एक पॉइंट तुम लोग ऐड करोगे। सोचो और क्या हो सकता है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। होमो में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, हेट्रो में नहीं हुए। होमो में इक्वली हुए इसलिए फ्री रेडिकल बना, केटायन और एनायन में हुआ इधर। उसके बाद यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसे तो नहीं लूंगी कि चलो एक चैप्टर हो गया अब उस पर फिर से नहीं आएंगे। आई विल टेक पूरा आईएमपी, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसके बाद हाँ, अल्कीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। तो बस पॉलीथीन बनाने के लिए आपको लगता है इथीन। क्या लगता है? इथीन। बहुत सारे इथीन 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 साथ में आएंगे तो बनेगा पॉलीथीन। उसके बाद द हाइड्रोकार्बन सेड टू पोजेस कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्सिनोजेनिक? तो बॉस कार्सिनोजेनिक का मीनिंग है कैंसर कॉजिंग। क्या मीनिंग है? कैंसर कॉजिंग। सो कैंसर कॉजिंग कौन है? तो बॉस बेंजीन इज नोन टू हैव कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। कैसा है? कार्सिनोजेनिक इन नेचर, ठीक है, वो है कार्सिनोजेनिक इन नेचर। उसके बाद मेन नेचुरल सोर्स ऑफ अल्केन, यार एक तो तुम लोग बता ही सकते हो। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड होता क्या है? तो इथाइल का मतलब है 2 कार्बन, ब्रोमाइड का मतलब है Br। अब इथाइल ब्रोमाइड से, इथाइल मतलब तुमने देखा मैंने कैसा किया, 2 कार्बन निकाले। अब इथाइल ब्रोमाइड से इथेन कैसे बनेगा? तो बॉस इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाने के लिए, इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इथाइल ब्रोमाइड से इथेन बनाने के लिए यू विल हैव टू टेक 2 units of, बोर्ड इज लाइक मैम बस कर दो। अरे रुको एक सेकेंड, लेट्स गिव टाइम टू द बोर्ड टू ब्रीथ। Nothing is happening guys। हाँ ओके हाँ वेरी गुड। सो इथाइल ब्रोमाइड से हम इथेन कैसे बनाएंगे? सो इथाइल ब्रोमाइड यानी CH3CH2Br और वहां पे H आ गया। अब उससे इथेन बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? तो बॉस हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 2 units ऑफ हाइड्रोजन। क्या लेना पड़ेगा? 2 units ऑफ हाइड्रोजन। सो इथाइल ब्रोमाइड से अगर इथेन बनाना है सो यू विल हैव टू टेक 2 units ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? यस और नो? देखो 2 units ऑफ हाइड्रोजन और यहां पे कैटलिस्ट ले लो NaHg। क्या कैटलिस्ट ले लो? NaHg। सो टू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड एड 2 हाइड्रोजन्स और कैटलिस्ट ले लो NaHg। अब बाहर कौन निकलेगा? तो इधर का एक H और इधर का एक Br, इधर का एक H और इधर का एक Br मिलकर देंगे HBr, मिलकर देंगे HBr, ठीक है। दिस इज वन। नेक्स्ट,
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बोला है। नाउ हाउ डू वी डू इट फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? तो अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए तुमको लेना पड़ेगा 2 कार्बन, यहां पे Mg और यहां पे Br, ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसमें डाल दो पाणी, क्या डाल दो? पाणी। आता बाळांनो पाणी टाकल्यानंतर काय होणार? ये जो Mg+ है ये जाएगा इस OH- माइनस के पास, Mg+ जाएगा OH- के पास, तो ये हो गया MgBr और इधर हो गया OH। अब क्या होगा? उस Mg के जगह ये जो एक H बचा हुआ है ना, वो एक H यहां चला जाएगा। सो ये हो गया आपका इथेन। क्या हो गया? इथेन। सो इथाइल ब्रोमाइड के केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एक H और एक Br, HBr, और दूसरा H वहां जाके लग गया। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के केस में जैसे ही ग्रिग्नार्ड बोल दिया पानी डाल दो, Mg+ जाएगा किसके पास? OH- के पास, तो फिर MgBrOH हो गया और फिर उसके बाद यहां पे आके बैठ गया H। क्लियर है सबको इधर तक? यस और नो? चलो डन। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ पाइरोलिसिस। अब बॉस व्हाट डू यू मीन बाय पाइरोलिसिस? तो पाइरोलिसिस का मतलब है कि आपको दिया होता है एक हायर अल्केन। व्हाट डू यू मीन बाय अ हायर अल्केन? हायर अल्केन का मतलब है जिसके पास ज्यादा कार्बन हो। अब आपको उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू स्मॉलर अल्केन। किसमें ब्रेक डाउन करना है? इनटू स्मॉलर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड हाइड्रोजन गैस। सो इन शॉर्ट व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो इसका मतलब है हायर अल्केन का मतलब है जिसके पास ज्यादा कार्बन हो। अब उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड हाइड्रोजन गैस में। अब हाउ डू वी डू दैट? तो हायर अल्केन में अभी आपको बोला है ब्यूटेन ले लो। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4 कार्बन है ना, तो ऊपर 4 हाइड्रोजन, नीचे 4, 4 और 4 8 और साइड में 2 9 10। So we will have C4H10. इतने अल्केन्स हैं। अब हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? तो 4 कार्बन है, तो पहले तो हम इसको 2-2 में ब्रेक करेंगे। तो 10 हाइड्रोजन है ना, तो मान लो इसको 5 दे दिए, 5 की तो जरूरत नहीं है, 1 2 3 4। इसको 4 दे दिए, इसको 4 दे दिए, कितने हो गए? 8। 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं, उसको H2 गैस बोलकर रिलीज कर दो, समझ में आया यहाँ तक? फिर उसके बाद और आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो? 1 और 3 में अभी एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन दे दिए, अब 10 में से 4 दे दिए, कितने बचे? 6। सो C3H8, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी यू गाइज राइट एंड टेल मी, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? 2-2 में ब्रेक कर सकते हो, 1-3 में ब्रेक कर सकते हो। हाउ कैन यू ब्रेक इट मोर? ये मेरे को करके दिखाओ, ठीक है? ये हो गया आपका पाइरोलिसिस। तो आपको दिया है बड़ा वाला अल्केन जिसके पास ज्यादा कार्बन है, you have to break it down into smaller alkane, alkene, alkyne and hydrogen gas. बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, इथाइल आयोडाइड विद अल्कोहलिक KOH। अब इथाइल आयोडाइड कैसा है? ये देखो, ये रहे 2 कार्बन, इसको लगा दिया आयोडीन, ये हो गया इथाइल आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन अगर आपको बोल दी जाए अल्कोहलिक KOH के साथ करनी है, अब इथाइल आयोडाइड विद अल्कोहलिक KOH हम कैसे करेंगे? सो इथाइल आयोडाइड विद अल्कोहलिक KOH के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ठीक है? अल्कोहलिक KOH बोल दिया है। कौन सा KOH बोल दिया है? अल्कोहलिक KOH। सो इन दिस केस, ध्यान से सुनना, इन दिस केस हम क्या करेंगे? तो बॉस ये वाली जो केस है अल्कोहलिक KOH वाली, इस केस में अब हम कुछ अलग करेंगे। क्या अलग करेंगे? तो ध्यान से सुनो, आयोडीन जिस कार्बन को अटैच्ड है, सबको दिख रहा है आयोडीन किस कार्बन को अटैच्ड है? इस कार्बन को। उस
कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, ठीक है। और ये है अल्कोहलिक KOH। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्कोहलिक KOH का K है, अल्कोहलिक KOH का K है और ये वाला I है। अल्कोहलिक KOH का K है और ये वाला I है। अल्कोहलिक KOH का K और I बाहर जाकर देंगे KI, बाहर जाकर देंगे KI। तो अब K और I तो बाहर चला गया। अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनो। अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी है, अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी है, अल्फा कार्बन के पड़ोसी को हम बोलेंगे बीटा। अल्फा का पड़ोसी बीटा। तो ये K और ये I, ये हो गया KI, ये हो गया KI और उसके बाद ये वाला OH, अल्कोहलिक KOH का OH और ये पड़ोस वाला H, अल्कोहलिक KOH का OH और ये पड़ोस वाला H, ये आपको मिलकर देंगे H2O। ये आपको मिलकर देंगे H2O। समझ में आया सबको? ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। अल्कोहलिक KOH का K और I, KI, इधर वाला OH और ये वाला H मिलकर आपको देंगे H2O। क्या देंगे? H2O। अब आप बोलोगे मैम क्या क्या बचा है? तो कुछ नहीं बचा है, ये कार्बन, अब आएगा डबल बॉन्ड और ये बन गया इथीन। सिंपल है, तो कुछ नहीं हुआ। अल्कोहलिक KOH में KI निकला, OH और पड़ोस वाला H निकला, H2O। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट देखो। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अब आप बोलोगे मैम सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर कैसा है? ये रही रिंग, ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा ONA। Na का मतलब है सोडियम, रिंग का मतलब है बेंज और COO को हम बोलेंगे OH। तो इसका नाम हुआ सोडियम बेंजोएट। इसका क्या नाम हुआ? सोडियम बेंजोएट। इसको याद रखने की ट्रिक बताओ। रिंग तो आपने निकाल ली, अब देखो COO ना, CO ना, ठीक है। केमिस्ट्री हो, CO ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो देखो सोडियम बेंजोएट कैसे लिया? रिंग ले लिया, रिंग को लगा दिया CO ना, COO ना। अब क्या करेंगे? ये वाला Na, ये वाला Na, Na2, उसके बाद ये वाला कार्बन C और फिर ऑक्सीजन 1, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये देखो ये पहला, फिर ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन Na2CO3। अब क्या क्या बचा? अब बची रिंग और ये H वही जाके लग गया, तो ये हो गया आपका बेंजीन। समझ में आया? सो बेंजीन रिंग को सियोना यानी सोडियम बेंजोएट, NaOH डाल दो, 2 Na यानी Na2, ये कार्बन 1 2 3, 3 ऑक्सीजन Na2CO3 और वो जो H है वो जाके रिंग को लग गया। सोडियम बेंजोएट का आपने बना दिया बेंजीन। बड़े आगे चलो। उसके बाद फिनॉल, आप फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे? तो फिनॉल मतलब रहता है रिंग को OH। फिनॉल मतलब क्या रहता है कि आपको रिंग दे दी है और रिंग को लगाया गया है OH। इसको हम बोलेंगे फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। सो बॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनॉल? तो फिनॉल का मीनिंग है बेंजीन रिंग को लगा दिया है OH। बेंजीन रिंग को लगा दिया है OH, दैट इज फिनॉल। अब उसके साथ ले लो जिंक। अब बाहर क्या जाएगा बताओ? जिंक और ऑक्सीजन मिलकर दे दिया ZNO। अब जिंक और ऑक्सीजन मिलकर दे दिया ZNO। अब क्या क्या बचा? जिंक और ऑक्सीजन मिलकर दे दिया ZNO। अब बची रिंग और उधर का H। अब बची रिंग और उधर का H। अब रिंग को तो तुम रिंग ही रखोगे, रिंग को तो नहीं बदलोगे। फिर अब क्या होगा? रिंग और H, मैं मोस्टली गुस्सा नहीं होती हूँ, पेशेंट रहती हूँ,
बट अब मेरे पेशेंस इस बोर्ड पे खत्म हो रहे हैं। चलो ये देखो, जब जब मैं लिखने जा रही हूँ समथिंग इज हैपनिंग। हाँ, ये रही रिंग, जिंक और ऑक्सीजन ZNO और H वही जाके लग गया, ये बना आपका बेंजीन। समझ में आया? सो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाया? ZNO बाहर गया, जो H है वो वही रह गया और ये आपका बन गया बेंजीन। समझ में आया बॉस? अब हमने प्रिपेयर कर लिया है बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। बोथ द रिएक्शंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर क्लास 11 बट क्लास 12 के लिए भी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दोनों रिएक्शंस बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है? तो हम ना दोनों साथ में ही करेंगे। ऊपर वाली है अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और नीचे वाली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है? एक ऊपर वाली है अल्काइलेशन, नीचे वाली है असाइलेशन। डन 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 डन। ओके, नाउ चलो लेट अस सॉल्व दिस। अब मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन, यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है? और असाइलेशन में भी यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है? यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजीन। सो ऊपर भी बेंजीन ले लिया, नीचे भी बेंजीन ले लिया। अब क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड बेंजीन लेने के बाद, अच्छा अब बेंजीन में आप सर्कल भी निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड निकालो, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब अल्काइलेशन में वी विल टेक CH3Cl, अल्काइलेशन में वी विल टेक CH3Cl, और असाइलेशन में वी विल टेक CH3C डबल बॉन्ड OCl। अल्काइलेशन में CH3Cl, असाइलेशन में CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस, AlCl3 लो तो भी चलेगा, और यहाँ पे एनहाइड्रस FeCl3 लो तो भी चलेगा, ठीक है? सो दोनों में से कोई भी एक लेना, एनी वन इज फाइन। अब जब मैंने बोला फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, नाउ व्हेन आई से अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप जाके लगता है, और असाइलेशन का मतलब है असाइल ग्रुप यानी CH3C डबल बॉन्ड O जाके लगता है। सो ये रहा अल्काइल ग्रुप जाके लगा। अब बेंजीन रिंग को CH3 जाकर लग गया यानी टोलीन। अब किसके जगह जाके लगा? H के जगह। H और Cl मिलकर देंगे HCl। अब असाइलेशन में क्या होगा, असाइल ग्रुप जाके लगेगा यानी C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो मैंने अंडरलाइन किया ना, दैट्स द असाइल ग्रुप। किसके जगह जाके लगेगा? H के जगह, विच इज HCl। अब इसका नाम हुआ एसीटोफिनोन। क्या नाम हुआ इसका? एसीटोफिनोन। सो अगर अल्काइल ग्रुप जाके लगा तो वो है अल्काइलेशन विच इज टोलीन, असाइल ग्रुप जाके लगा तो वो हुआ असाइलेशन जिसको हम बोलेंगे एसीटोफिनोन। चलो बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट इज मार्कोनी-कॉज रूल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं स्टेटमेंट भी आपको लिख के दूंगी, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से। अब इधर डबल बॉन्ड के दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो इसको मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल। इसको मैंने बोल दिया सिमेट्रिकल बिकॉज आई हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन बोथ द साइड। बट अब यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक साइड एक्स्ट्रा कार्बन है और यहाँ पे कार्बन ही नहीं है। सो इज दिस सिमेट्रिकल और इज दिस अनसिमेट्रिकल? तो बॉस ये हो गया अनसिमेट्रिकल। जब दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड इक्वल कार्बन हो तो इट इज सिमेट्रिकल, अनइक्वल हो तो इट इज अनसिमेट्रिकल। अब ध्यान से सुनो, ये जो मार्कोनी-कॉज रूल है ये होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ। किसके साथ होता है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। आई होप नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों साइड, डबल बॉन्ड के दोनों साइड देयर शुड बी अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन। डबल बॉन्ड के दोनों साइड देयर शुड बी अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो ये हुआ आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, अब मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया HCl। क्या ऐड कर दिया? HCl।
अब H है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव, H है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव। अब मार्कोनी-कॉव्स रूल में क्या होता है, ये जो नेगेटिव पार्ट है यानी Cl है, ये इन दोनों में से उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ओके, सो ये रहा आपका डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में से ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। किसके पास कम हाइड्रोजन है, सेकेंड वाला Cl चला गया उसके पास। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ये देखो Cl गया इधर, इधर का H एज इट इज H और एक H इधर, अब ये रहा ऐसे, ठीक है। अब इसका नाम हुआ 2-chloro-propane। सो व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनी-कॉव्स रूल? तो बॉस मार्कोनी-कॉव्स का मतलब है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब इसको देखो, अब मान लो मैंने HCl की जगह ले लिया HBr, अब क्या होगा बताओ बताओ बताओ, H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस। अब इन दोनों में इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही है। सो Br यानी नेगेटिव पार्ट जाएगा सेकंड को और H जाएगा फर्स्ट को। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसका नाम हुआ 2-bromo-butane। सो बेसिकली मार्कोनी-कॉव्स रूल में हो क्या रहा है, तो मार्कोनी-कॉव्स रूल में जो नेगेटिव पार्ट है वो ऐसे कार्बन को जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब लेट अस राइट द स्टेटमेंट ऑफ मार्कोनी-कॉव्स, ठीक है, ध्यान से देखो। इन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, in an unsymmetrical alkene, क्या होता है unsymmetrical alkene? The negative part किसको जाएगा negative part? The negative part goes to the carbon having, किसको जाएगा नेगेटिव पार्ट? नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन? तो जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो उसके पास जाएगा। सो मार्कोनी-कॉव्स रूल कहता है नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन, ऐसे कार्बन के पास जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल और ये रहा उसका स्टेटमेंट। अब मार्कोनी-कॉव्स का ऑपोजिट आता है एंटी मार्कोनी-कॉव्स। सब कुछ सेम है बट देयर आर 2 मेजर डिफरेंसेस। देखो जैसे मार्कोनी-कॉव्स में आप ले सकते हो HI, HBr, HCl, कुछ भी H2O कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल में आपको HBr और H2O2 दोनों लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? HBr और H2O2। अच्छा, एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल का एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो, अब तुम बोलोगे मैम ठीक है HBr और H2O2 लेना है, हम समझ गए, बट अगर हमने HCl लिया और H2O2 लिया तो चलेगा क्या? नहीं। अगर तुम बोलोगे मैम HBr ले लिया और H2O2 नहीं लिया तो चलेगा क्या? नहीं। एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक भी मिसिंग रहेगा तो दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन। अब देखो एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है? एंटी मार्कोनी-कॉव्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट में होता क्या है? मान लो ये हमने ले लिया प्रोपीन, अब प्रोपीन के साथ हमने यहां पे ले लिया HBr, प्रोपीन के साथ हमने ले लिया HBr
और यहां पे हमने ले लिया कैटलिस्ट H2O2. सो यू हैव टू टेक बोथ द थिंग्स, वन इज HBr एंड H2O2. अब इस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है Br वो कहां जाएगा, तो बॉस यहां पे होगा उल्टा, जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br है वो इस कार्बन को जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. सो जो नेगेटिव पार्ट है ये देखो यहां पे आके लग गया H, यहां पे तो ये दो एज इट इज है और यहां पे आकर लग गया Br. सो इन शॉर्ट एंटी मार्कोनिक कर्व्स में Br उस कार्बन को जाके लग गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन, क्या बोला मैंने, इन एंटी मार्कोनिक कर्व्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट बोल लो. इन पेरोक्साइड इफेक्ट नेगेटिव पार्ट goes to the carbon, कहां जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट goes to the carbon having more number of hydrogen. और ये किसके प्रेजेंस में होगा, तो बॉस ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड H2O2. समझ में आया क्या, इट विल टेक प्लेस it will take place in the presence of HBr and H2O2. बॉस ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिक कर्व्स रूल. चलो बढ़े आगे. ओके, नेक्स्ट इज सेट-जेफ रूल. अब अगेन ये मार्कोनिक कर्व्स रूल हो या एंटी मार्कोनिक कर्व्स हो या सेट-जेफ हो, ऑल दीज थ्री और इवन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ये सारे हमको 12th में भी है. ओके अब ध्यान से सुनो, ये जो सेट-जेफ रूल है ना, इसका नाम है डिहाइड्रो हैलोजनेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रो हैलोजनेशन, तो बॉस डी का मतलब है रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब है हैलोजन. सो डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. देखो हम लोगों को ना कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है, हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसको समझ के पढ़ेंगे और फिर याद रखेंगे. डू नॉट रट्टिफाई एनीथिंग एट ऑल. सो नाउ व्हेन आई से डी, डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो, हाइड्रोजन, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हम हाइड्रोजन या हैलोजन को रिमूव करें, दैट इज अ डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन. अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ठीक है, एकदम ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से. ये देखो, ठीक है. अब इधर तो क्या होगा पता है, तीन H आएंगे ना, सो आई डायरेक्टली राइट CH3. अब ध्यान से सुनना है, ओके सबने. अब क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है, क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो हुआ हमारा अल्फा कार्बन. कैसा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन. सो क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है दैट इज योर अल्फा कार्बन एंड अल्फा का जो पड़ोसी है वो है बीटा कार्बन. सो क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है दैट इज द अल्फा कार्बन और अल्फा का जो पड़ोसी है वो है बीटा कार्बन. अब यहाँ पे हुए दो बीटा. अब यहाँ पे हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH. अब यहाँ पे हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH. अब क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये जो K है ये जाके अटैच होगा Cl को, तो ये हो गया KCl. अब ध्यान से सुनना, ये जो OH है, अब OH क्या करेगा ना, इस वाले H के पास जाएगा, यानी उधर वाले बीटा हाइड्रोजन के पास. अब ये जो OH है वो उस वाले H के पास गया तो इसने मिलकर दे दिया H2O.
अब Cl तो ऑलरेडी गया है, अब क्या बचा देखो, अब बचा आपका ब्यूट 1इन, अब आपका बचा ब्यूट 1इन। बट देन यार इधर का बीटा बोलता है कि अरे यार मेरे से क्या गलती हो गई, एक बार ये वाले H को भी तो चांस देकर देखो। तो एक बार ये Cl और ये H निकाल कर देखो। अब Cl और इधर वाला H निकाल दिया तो क्या होगा, Cl और इधर वाला H निकाल दिया तो अब इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा, अब इन दोनों में डबल बॉन्ड आएगा। अब इसका नाम हुआ ब्यूट 2इन। सो अगर आपने Cl और उधर वाला H निकाला तो फर्स्ट में डबल बॉन्ड आएगा, अगर आपने Cl और इधर वाला H निकाला तो सेकेंड वाले में डबल बॉन्ड आएगा। तो चांस तो हम दोनों को देंगे। सो ये हुई डीहाइड्रोहैलोजनेशन, जिसमें हमने हाइड्रोजन भी निकाला और जिसमें हमने हैलोजन भी निकाला। अब आप अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब केमिस्ट्री में दो प्रोडक्ट बनते हैं, वन इज अ मेजर प्रोडक्ट, वन इज अ माइनर प्रोडक्ट। अब तुमको मैं जुगाड़ बताती हूँ हाउ टू रिमेंबर मेजर एंड हाउ टू रिमेंबर माइनर। तो बस अगर डबल बॉन्ड चेन के बीच में आया, एकदम बीचों बीच आया डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलेंगे मेजर, उसको हम बोलेंगे मेजर। और अगर डबल बॉन्ड साइड में आया, ठीक है, एक कॉर्नर में आया, तो उसको हम बोलेंगे माइनर। अब इधर आया मेजर, ऊपर आया माइनर। अब आप बोलोगे मैम एक साइड मेजर एक साइड माइनर, बट आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बीच वाला मेजर है? तो बस उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो होता है मेजर प्रोडक्ट। अब उसका स्टेटमेंट देखो, इन डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन क्या हो रहा था? डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब जिसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन गया। इन डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन द प्रेफर्ड प्रोडक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफर्ड? तो बॉस प्रेफर्ड का मीनिंग है मेजर, तो उसको हम लिखेंगे द प्रेफर्ड प्रोडक्ट, या मेजर लिख दो। द मेजर प्रोडक्ट इज द वन। कौन सा है मेजर प्रोडक्ट? किसको बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट? इज द वन विच हैज, जिसके पास क्या होगा? विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ये उसका एक्चुअल रीजन है, लेकिन मुझे तो पता है तुमको पेपर में इतना टाइम नहीं है कि तुम अल्काइल ग्रुप गिनते बैठोगे, इसीलिए तुमको मैंने जुगाड़ बताया कि जब डबल बॉन्ड बीच में आएगा सो दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? ये रहा आपका सेडजेफ रूल। सेडजेफ को हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन, जिसमें से निकलता है हाइड्रोजन और हैलोजन, और फिर बनते हैं दो प्रोडक्ट, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर कौन होगा? मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो रहेगा उसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। चलो बॉस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब हाउ इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर? बॉस ये ग्रिगनार्ड की तो ना अमेजिंग स्टोरी है, ऐसे बेचारे उसकी दुख भरी कहानी है ग्रिगनार्ड की। ये देखो, एक रहता है आर मतलब अल्काइल ग्रुप, और एक रहता है एक्स मतलब हैलोजन। सो वन इज आर, वन इज एक्स। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप, एक्स का मतलब है हैलोजन। अब ना इधर आ जाता है Mg मेटल। Mg का मतलब है मैग्नीशियम। अब इधर आ जाता है मैग्नीशियम मेटल, और किसके प्रेजेंस में आएगा ये मैग्नीशियम मेटल? तो बॉस ये मैग्नीशियम मेटल आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ड्राई ईथर। लेकिन ये जो Mg है, ये Mg बोलता है यार ये X तो मेरी है, मैं तो इसको किसी और के साथ देख नहीं सकता। तो ये जो Mg है वो उस X को, यानी उसकी हैलोजन को
किसी और के साथ देख ही नहीं सकता, तो वो क्या करता है, तो वो जाके उस R और X के बीच में बैठ जाता है। तो बॉस यहां पे क्या बन गया, RMGX। क्या बन गया, RMGX। अब ये RMGX को हम क्या बोलेंगे, देखो R मतलब है अल्काइल, Mg का मतलब है मैग्नीशियम और X का मतलब है हैलाइड। तो बॉस इसका नाम हुआ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब तुम बोलोगे मैम ये ग्रिगनार्ड के रिएजेंट हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों होते हैं, या एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन का मतलब है विदाउट वाटर। तो ये जो ग्रिगनार्ड वाले रिएक्शन है ये हमेशा बिना पानी के होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये हमेशा बिना पानी के क्यों होते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है, एंड द रीजन इज कि ग्रिगनार्ड इज सो रिएक्टिव कि अगर उसको पानी मिलेगा तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके आपको दे देगा अल्केन, आपको दे देगा अल्केन। ठीक है, चलो अब हम इसका ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3, मान लो यहां पे मैंने ले लिया CH3 और यहां पे मैंने ले लिया क्लोरीन, यहां पे मैंने ले लिया CH3 और यहां पे मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अब इसके साथ हमने ले लिया Mg मेटल, इसके साथ हमने ले लिया Mg मेटल। अब क्या होगा बोलो, अब वो जो Mg है वो CH3 और Cl के बीच में जाके बैठेगा, तो वो हो गया CH3 MgCl। अब इसका नाम क्या हुआ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, तर बाळांनो या CH3 ला आपण म्हणूयात मिथाइल, Mg को हम बोलेंगे मैग्नीशियम और Cl को हम बोलेंगे क्लोराइड। तो बॉस इसका नाम हुआ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसको देखो, मान लो इधर है C2H5Br। अब इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Mg हम कैसे करेंगे, अब इसकी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ Mg, अरे बोलो बोलो, वो जो Mg है वो जाके बैठेगा C2H5 और Br के बीच में, तो ये हुआ C2H5 MgBr। इसका नाम हुआ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। डन, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, कन्वर्ट प्रोपीन टू एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब ये करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या है इसका नाम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो यहां पे मान लो मैंने ले लिया है प्रोपीन, क्या ले लिया है, प्रोपीन, और यहां पे ले लो कैटलिस्ट B2H6, H2O2 और H2O। ठीक है, ये तीन कैटलिस्ट ले लो। अब क्या होगा, जैसे ही आपने B2H6, H2O2 और H2O ये ले लिया, नाउ इन दिस केस जो OH है वो जाके लगेगा फर्स्ट को और बाकी सारे जगह आकर लगेगा H। तो बॉस इसका नाम हुआ प्रोप-1-ऑल। क्या नाम हुआ इसका, प्रोप-1-ऑल। समझ में आया। सो दिस इज वन मेथड कि आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ये तीन कैटलिस्ट याद रख लो, B2H6, H2O2 और H2O। अब ये करने के बाद OH सीधा जाके फर्स्ट को लगा दो। अनदर मेथड इज कि मान लो प्रोपीन ले लिया,
अब प्रोपीन का कर दो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की तो मैंने कंडीशन बताई है। What is the condition of anti Markovnikov rule? HBr और H2O2 दोनों साथ में चाहिए, और जब ये दोनों साथ में आएंगे तो ये जो नेगेटिव पार्ट है Br, ये जाके लगेगा फर्स्ट को, H जाके लगेगा सेकंड को। अब बताओ क्या होगा? ये हो गया यहां पे, और यहां पे ले लो एक्वियस KOH। अब क्या होगा बताओ? ये वाला K, ये वाला Br मिलकर देगा KBr। अब उस Br के जगह जाके लगेगा OH। समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम यहां पे तो आपने Br निकाल के OH लगाया, क्यों? क्योंकि यहां पे कंडीशन है एक्वियस, और जब हम सेडजेफ कर रहे थे यहां पे कंडीशन थी अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक ले लिया तो आप क्या करोगे? अल्कोहलिक ले लिया तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। लेकिन जब जब आप एक्वियस KOH लोगे, सीधा Br निकालो और उसके जगह लगा दो OH। समझ में आया सबको? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। ये देखो, प्रोपीन मतलब ऐसा होता है, ये रहा हमारा प्रोपीन, ये क्या रहा हमारा प्रोपीन। अब प्रोपीन में डाल दो H2SO4। अब बॉस ये जो H2SO4 है ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? H और OSO3H में। कैसे ब्रेक होगा? H और OSO3H में। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ H और OSO3H में, वो जो OSO3H है, वो जो OSO3H है वो आके यहां लग गया सेकंड को, और H जाके लग गया फर्स्ट को। OSO3H जाके लग गया सेकंड को, H आके लग गया फर्स्ट को। सिंपल सिंपल सिंपल। अब इसमें डाल दो H2O। क्या डाल दो? H2O। अब जैसे ही हम H2O डालेंगे, ये OSO3H माइनस और ये H प्लस मिलकर दे देगा H2SO4। OSO3H माइनस और H प्लस मिलकर दे देगा H2SO4। अब उसके जगह कौन जाके लगेगा? तो बॉस उसके जगह जाकर लगेगा OH। इसका नाम हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आया सबको? सो नथिंग आई हैव डन। पहले मैंने ले लिया H2SO4, वो स्प्लिट होगा इनटू H एंड OSO3H। OSO3H जाके लगेगा सेकंड को, H जाके लगेगा फर्स्ट को। फिर उसमें डाल दो पानी। वेरी गुड। अब पानी डालने के बाद ये जो OSO3H है, ये जो OSO3H है, ये गया H प्लस के पास, मिलकर दे दिया H2SO4, और वो OSO3H के जगह जाकर लग गया OH। अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं, तुम लोगों को समझा रहेगा तो भी आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल। तुम लोग को समझा रहेगा तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, तब तक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो, H2SO4 ले लिया। अब कैसे स्प्लिट होगा H2SO4? H प्लस एंड OSO3H माइनस, H प्लस एंड OSO3H माइनस। अब ये जो OSO3H माइनस है, ये कहाँ जाके लगेगा? तो ये जाके लगेगा सेकंड पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा H। ये देखो, यहां पर आकर लग गया, यहां पर आकर लग गया OSO3H, ये यहां पर लग गया SO3H, और यहां पर लग गया H। ठीक है, और यहां पर ले लिया H2O। नाउ व्हाट विल हैपन? अब ये जो OSO3H है, ये जाएगा H प्लस के पास, OSO3H और H मिलके फिर से दे देंगे H2SO4। अब क्या क्या बना, क्या क्या बना, क्या क्या बना? अब सेकेंड पोजीशन पे आकर लगेगा OH, और यहाँ पे तो सब जगह H है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और यहाँ पे मैंने आपको ब्यूटीन का भी एक समझा दिया। ठीक है,
नेक्स्ट, क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब देखो बॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरीनेशन? क्लोरीनेशन का मतलब है क्लोरीन ऐड करना। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन रिंग को NO2, बेंजीन रिंग को NO2 हो तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन यानी Cl2 ऐड कर दो। अब जैसे ही Cl2 ऐड कर दिया वो कैसे स्प्लिट होगा? ये रहा NO2, एक Cl यहां जाकर लग गया, किसके जगह जाकर लग गया? H के जगह। सो एक H और Cl बाहर। नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन इज कि ये जो Cl है ये जाके लगेगा पैरा को। सो दीज आर टू, और वहां का बाहर कौन निकलेगा? H और Cl। इसका नाम क्या है? 2-क्लोरो, क्योंकि सेकेंड को क्लोरीन है, 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और वैसे ही इसका नाम आप क्या लिख सकते हो? 4-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सो 1 is 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड 1 is 4-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। डन। नेक्स्ट, सल्फोनेशन, ये तो हो गया ना आपका। नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब देखो क्लोरोबेंजीन है ये, बेंजीन रिंग को क्लोरीन। अब सल्फोनेशन का मतलब है, सल्फोनेशन का मतलब है कि इसमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है यानी H2SO4। ठीक है, अब ये तो बहुत सिंपल है। ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? देखो OH और SO3H, OH और SO3H। अब इसमें का जो SO3H है, इसमें का जो SO3H है वो जाकर लगेगा ऑर्थो पे। किसके जगह जाकर लगेगा? H के जगह। सो H और उधर का OH मिलकर दे देगा H2O। एंड अनदर पॉसिबल ऑप्शन इज कि वो जो SO3H है वो जाकर लगेगा पैरा को। कहां जाकर लगेगा? पैरा को। और किसके जगह जाकर लगेगा? H के जगह। सो उधर का H और OH H2O। सो सल्फोनेशन में H2SO4 ऐड करो, इट विल स्प्लिट इनटू OH एंड SO3H। एक बार वो SO3H जाएगा ऑर्थो को, एक बार वो SO3H जाएगा पैरा को। डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। अब देखो बॉस, फिनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग को OH, फिनॉल का मतलब है बेंजीन रिंग को OH। अब फिनॉल का ब्रोमिनेशन मतलब उसमें Br2 ऐड कर दो। अब Br2 ऐड करने के बाद क्या होगा? Br2 ऐड करने के बाद ये हुआ आपका फिनॉल। अब ये Br एक बार जाकर लगेगा ऑर्थो को, किसके जगह जाकर लगेगा? H के। उधर का H और Br HBr, और एक बार वो ब्रोमीन जाकर लगेगा पैरा को, और उधर का H और Br विल गिव यू HBr। सो अच्छा, बाय द वे इसका नाम हुआ 2-ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम हुआ? 2-ब्रोमोफिनॉल। और इसका 4-ब्रोमोफिनॉल। डन। चलो नेक्स्ट, नाइट्रेशन ऑफ टोलिन। अब टोलिन क्या होता है? टोलिन होता है बेंजीन रिंग को CH3, टोलिन होता है बेंजीन रिंग को CH3। ये रहा टोलिन। अब नाइट्रेशन का मतलब है इसमें डाल दो HNO3। अब ये कैसे स्प्लिट होगा? O-NO2 में। नाइट्रेशन मतलब HNO3 ऐड करना है। अब ये कैसे स्प्लिट होगा? O-NO2 में। सल्फोनेशन में भी ऐसे ही स्प्लिट हुआ था, O और SO3H। यहां पे ये स्प्लिट होगा O और NO2 में। अब ये जो NO2 है, NO2 मतलब NO2, एक बार वो NO2 लगा दो इधर। अब उधर का H और OH H2O। एक बार उस NO2 को उठाओ, यस मैम उठा लिया, और एक बार उस NO2 को लगा दो पैरा पे। So once the NO2 will go on ortho and once the NO2 will go on para.
इसका नाम क्या होगा तुम बताओगे। चलो बढ़े आगे, यस और नो, ओके चलो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ये तो मैं आप लोगों को करने दूंगी क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा चार्ट दिया है टेक्स्ट बुक में। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलो बॉस, नेक्स्ट है अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टेट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ व्हेन आई से अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है समथिंग इज नॉट कंफर्म, कुछ तो बात ऐसी है जो श्योर नहीं है, जो कंफर्म नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी का मतलब है समथिंग दैट इज नॉट श्योर। अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उसको दो चीजें हैं। एक तो आपको उसकी एंगुलर मोमेंटम यानी कि उसकी स्पीड मान लो या उसकी वेलोसिटी मान लो, या तो आपको उसका एंगुलर मोमेंटम पता होना चाहिए या आपको उसका पोजीशन पता होना चाहिए। लेकिन ये जो हाइजेनबर्ग है वो बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन आप दोनों चीजें कभी नहीं बोल सकते। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पता है तो पोजीशन नहीं पता रहेगा, और अगर आपको पोजीशन पता है तो आपको एंगुलर मोमेंटम नहीं पता रहेगा। So in short, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि दोनों में से एक ही चीज आपको पता हो सकती है और दूसरी चीज जो है वो कभी कंफर्म नहीं रहती है, that you cannot find out, that is uncertain, उसको हम बोलेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाइजेनबर्ग्स, ध्यान से सुनो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that, बोलता क्या है वो अपने को, तो बोलता है यार दोनों में से एक ही चीज फाइंड आउट करना पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल states that it is impossible to determine, it is impossible to determine, क्या impossible है डिटरमाइन करना, it is impossible to determine the exact position, the exact position and angular momentum, the exact position and angular momentum of an electron, simultaneously का मतलब है पैरेलली, टुगेदर। तो मैंने बोला ना दोनों चीजें फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, या तो आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो या पोजीशन, बट दोनों चीजें साथ में फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। So Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to determine the exact position and angular momentum of an electron simultaneously, यानी together. Done? चलो, give the names of the 4 quantum numbers. बस मेन तो 4 क्वांटम नंबर्स है। पहले वाले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, पहला तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, ये है दूसरा। देन यू कम टू द थर्ड वन विच इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, QN लिख रही हूं मैं, आई थिंक तुम समझ जाओगे। और फिर आता है फोर्थ वन जिसको हम बोलेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। समझ में आया? सो 4 क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है सबको? चलो बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हमको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रिक है। चलो अब नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोला आइडेंटिफाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म यार? तो आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली हमको ऐसे स्पीशीज फाइंड आउट करने हैं विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ऐसे स्पीशीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अब मान लो पहले हम ये वाला देखेंगे, फिर हम ये वाला देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन -2 दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अभी 8 में और 2 आ गए, यानी कितना हुआ 10, 8 में और 2 आ गए, माइनस है ना, माइनस का मतलब वो अंदर आ गए तो ऐड कर दिया। सो ये भी हो गए 10, कैसे हो गए 10? तो ये हो गया 8 + 2, 8 + 2, तो 8 + 2 हुआ 10। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम पर है प्लस चार्ज। अब सोडियम है 11, अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, अब प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन चला गया, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब वो हो गए 10, वो हो गए 10। सो नियॉन इज 10, ऑक्सीजन इज 8 बट उसमें और 2 आ गए यानी 10, सोडियम इज 11 बट ऊपर प्लस चार्ज है यानी एक चला गया यानी वो हो गए 10। सो ये सब के पास 10 10 10 10 10 है, इसका मतलब इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे आर्गॉन की। बॉस आर्गॉन है 18, वेरी गुड। अब देखो क्लोरीन है 17 बट क्लोरीन पे दिया है -2 चार्ज, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए, सो 17 + 2 19, और पोटेशियम होता है 19 बट प्लस दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 19 - 1 हो गया 18। अब इधर 2 18 है लेकिन एक 19 है, सो डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नो, सो दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि 2 18 है और एक 19 है, बट इन द फर्स्ट केस ऑल आर 10, that is why it is isoelectric in nature. So isoelectric का मतलब है species having, definition के लिए लिख लो, isoelectronic species are the species which have same number of electron, the species which have same number of electrons। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बड़े आगे चलो, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स का मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से। ये है आइसोटोप्स और ये है आइसोबार्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? तो बस आइसोटोप्स का मतलब है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो ऐसे स्पीशीज विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। लेकिन जिसका एटॉमिक मास नंबर सेम हो वो हो गया आइसोबार। स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर are termed as isobars। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? सो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? सो आइसोटोप्स का मतलब है ऐसी स्पीशीज जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, और आइसोबार्स मतलब
जिनका सेम एटॉमिक मास नंबर हो। अब यहाँ पे अलग क्या है? सो यहाँ पे दे विल हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, दे विल हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। और यहाँ पे क्या डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या अलग रहेगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ में आया सबको यहां तक? वेरी गुड। अब उसके बाद देखो, एटॉमिक नंबर सेम है यानी वो एलिमेंट सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम है यानी वो एलिमेंट सेम रहेगा। सो उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। लेकिन यहां पे तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही अलग है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर उधर सेम एलिमेंट है, इफ द एलिमेंट इज सेम, ओके, अगर अब एलिमेंट सेम है तो उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, और यहाँ पे एलिमेंट अलग है तो प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? क्योंकि एलिमेंट ही अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग, एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम। डन डना डन। चलो बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट डिफाइन द टर्म्स। यार आइसोटोन्स का मतलब है, यहीं पे लिख देती हूं, ये वाला तो यहीं पे बैठ जाएगा। आइसोटोन्स का मतलब है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया सबको? सो सेम एटॉमिक नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक मास नंबर हो तो आइसोबार्स, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो आइसोटोन्स। आई रिपीट, सेम एटॉमिक नंबर हो तो आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक मास नंबर हो तो आइसोबार्स, और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने पीछे ही आपको लिख के दे दिया था, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड डालना है ना, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर स्पेसिफिक शेल्स और सब शेल्स। ठीक है, ये हुए हमारे डेफिनेशंस। अब हम जाएंगे अगले प्रिंसिपल के पास, which is state and explain Pauli's exclusion principle। अब देखो ये मैंने क्या निकाला है तुमको पता है। देखो S की कैपेसिटी होती है एक डब्बा यानी 1 ऑर्बिटल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। तो बेसिकली पॉलीज प्रिंसिपल बोलता है कि एक ऑर्बिटल, ठीक है, यानी एक डब्बा कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 डब्बा यानी 1 ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने चाहिए, यानी एक घूमता है क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। सो बेसिकली पॉलीज प्रिंसिपल बोलता है इन 1 ऑर्बिटल यू कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको हम कैसे लिखेंगे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 electrons can be accommodated
only 2 electrons can be accommodated, can be accommodated, या उसको मैं occupy लिख दे रही हूं, can occupy the same subshell, can occupy the same subshell and they must have, कैसे होने चाहिए वो, and they must have opposite spin. ठीक है, सो एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, तो दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, यानी एक घूमेगा क्लॉकवाइज तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ओके चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट, स्टेट्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब हंट्स रूल क्या बोलता है, मान लो कि ये आपका p ऑर्बिटल है. अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, देखो ये p में ना 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 3 डब्बे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं ना, तो p में होते हैं 3 डब्बे, 3 डब्बे का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन. अब मान लो कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो आपको फिल करने हैं. आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप 4 ऐसे फिल करो, दूसरा ऑप्शन है कि आप उनको ऐसे फिल करो 1 2 3 और फिर ये 4th वाला. सो बेसिकली हंट्स रूल में होता क्या है, हंट्स रूल बोलता है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की ना डायरेक्टली पेयरिंग मत करो, पहले उस इलेक्ट्रॉन को सिंगल 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 भर दो और फिर उनकी पेयरिंग शुरू करो. सो इन शॉर्ट कोई भी ऑर्बिटल की आप डायरेक्टली पेयरिंग नहीं कर सकते, यू कैन ओनली पेयर इट. एक बार हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया. सो दिस इज अ रॉन्ग मेथड एंड दिस इज अ राइट मेथड. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट ऑकर, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑकर unless, कब तक नहीं होगी पेयरिंग, unless each orbital has, unless each orbital has 2 electrons, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. unless unless each orbital has not 2 electron, unless each orbital is partially filled और each orbital has 1 electron each, ऐसे भी याद रख सकते हो. दिस इज मच सिंपलर. ठीक है, सो हम ना इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, मतलब पेयरिंग यानी इधर तक आओ और फिर जोड़ी लगाओ, हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो. सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑकर अनलेस each orbital has 1 electron each. So हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, only then we can do the pairing. Clear है सबको इधर तक? Yes or no? Give me a yes or no जल्दी. Okay, now next is explain the anomalous behavior of chromium and copper. अब ध्यान से सुनो, ठीक है. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ओके, और कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29. सो क्रोमियम इज 24, कॉपर इज 29. अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अब क्रोमियम 24 है, ये सबको पता है, कॉपर 29 है, ये सबको पता है. अब यहां पे लिख लो आर्गॉन, यहां पे भी लिख लो आर्गॉन. अब यहां पे आएगा 3d 4s 3d 4s. अब ध्यान से देखो 24 है कॉपर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 2 और यहां पे 4. कॉपर है 29, तो यहां पे हम लिखेंगे 2, यहां पे हम लिखेंगे 9. अब सुनो, ये तो क्लियर है बॉस. d जो ऑर्बिटल है, d की कैपेसिटी होती है 10. d ऑर्बिटल जो है, d की कैपेसिटी होती है 10. d की कैपेसिटी होती है 10. अब हम क्या करेंगे, बिकॉज d की कैपेसिटी 10 है, d का हाफ होता है 5, d का हाफ होता है 5.
अब यहां से S2 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो और D में डाल दो, तो ये हो गया 5। अब ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। इसके वजह से हमने वहां का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और यहां पे डाल दिया ताकि D5 हो जाए। अब हम कॉपर का कैसा कर सकते हैं? ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है S2 दा, यहाँ का एक निकाल दो और यहाँ पे डाल दो, तो D9 का D10 हो गया। अब इसके वजह से क्या हो गया? ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल हो गया फुल फिल्ड, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। क्लियर है सबको? सो ये हुआ एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। क्रोमियम इज 24, तो 2 और 4 था, लेकिन यहाँ का एक निकाल के यहाँ डाल दिया, उसके वजह से क्या हुआ? यहाँ का एक निकाल के यहाँ डाल दिया, इसके वजह से हाफ फिल्ड मोर स्टेबल बन गया। कॉपर है 29, 2 और 9 था, यहाँ का एक निकाल के यहाँ डाल दिया, 10 हो गया, एंड 10 becomes more stable. Done? Okay. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। अब देखो फेरस है 26, फेरस है 26, फिर उधर उन्होंने बोला है Fe+2 और यहाँ पे बोल दिया है Fe+3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया अर्गॉन, 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 3 अर्गॉन 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 लिख लिए। ओके, डन 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 डन, परफेक्ट। अब यहां पे लिख दो 3D4S, 3D4S, 3D4S। अब बिकॉज इट इज 26, मैंने क्या ट्रिक सिखाई? 2 और 6। डन। अब 26 तो है, बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में +2 लिखा है। 26 तो है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में +2 लिखा है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी ये हो गया 0 और ये हो गया 6। यहां से +2 है ना, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, यानी यहां पे हो गया 0 और यहां पे हो गया +6। फिर उसके बाद आता है +3। अब हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल लिए, यहां से, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया, यानी ये हो गया 5। सो बेसिकली प्लस का मतलब है दैट यू हैव टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन। तो यहां से 2 निकाल लिए और यहां से 2 निकाल लिए, और यहां से कितना? 0 निकाला है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, +2 बोला है, तो यहां से 2 ही निकाल लिए कि 6 रह गया। अब +3 के केस में यहां से 2 निकाल लिए और यहां से 1, सो वो D5 हो गया। नाउ दे विल आस्क यू हु इज मोर स्टेबल, Fe+2 या Fe+3 या Fe। तो अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, मैंने अभी तुमको रीजन बताया था। देखो Fe+3 में यू कैन सी कि यहाँ पे +5 ऊपर आ रहा है, +5 यानी सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, नॉट +5, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब D की कैपेसिटी है 10, 10 का हाफ होता है 5, सो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इसका मतलब इट इज हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। सो Fe+3 हैज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, Fe+3 हैज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और हाफ फिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स are more stable, ठीक है। सो Fe+3 जो है वो है हाफ फिल्ड, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। डन। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब ये तो है कंडेंस्ड फॉर्म, उससे पहले हम शेप करेंगे, देन वी विल गो टू कंडेंस्ड फॉर्म। अब देखो 2s का शेप तो कुछ नहीं यार, सिंपल है। s का शेप कैसे होता है? तो डम्बल शेप होता है। सो ये हो गया आपका 2s। नाउ इफ यू विल आस्क मी मैम 2p का शेप बताओ, तो 2p में 3 आते हैं। देखो हम ऐसे निकालेंगे, मान लो ये है x, ये है z, फिर उसके बाद ये है x, ये है y, ये है z।
ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने z वही है, मतलब बस यहाँ पे ना एक मैंने वो एक्स्ट्रा निकाल दिया है y। तो देखो 2 का शेप तो सिंपल है स्फेरिकल, 2s का शेप तो सिंपल है। अब p का शेप होता है डम्बल, तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 होते हैं, एक होता है 2px, 2px को हम कैसे लिखेंगे बताओ, ये ऐसे ऐसे, ये हो गया 2px, यानी आपका डंबल आएगा x पे, फिर हम लिखेंगे 2py, यानी आपका डंबल आएगा y पे, और फिर हम लिखेंगे 2pz, यानी अब आपका डंबल आएगा z पे। सो बेसिकली s का शेप है स्फेरिकल और p का शेप है डंबल। तो आपको बस सब देखो सब सेम है, बस एक्सेस बदल गया, ये है x एक्सेस, ये है y एक्सेस, ये है z एक्सेस। ये ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हो, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस। आई रिपीट, x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस। सबको क्लियर है यहां तक? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। चलो चलो अभी ये शेप्स तो हो गया, शेप्स इज वेरी वेरी इजी यार, शेप्स में आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट। अब हम आते हैं, हमको पता है कि देयर आर मेनली 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। कौन से 4 सेट्स हमने लिखे थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो मेन वाला है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नीचे जो आता है दैट इज योर एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर। अब ये जो एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नीचे आता है, तो उसको हम बोलते हैं सबसिडायरी क्वांटम नंबर। सो द मेन क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके नीचे आता है एजिम्यूथुअल विच इज कॉल्ड एज योर सबसिडायरी क्वांटम नंबर। उसके बाद ये जो एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर को हम l से डिनोट करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू द साइज ऑफ द शेल या गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन शेल, जैसे k है, l है, m है, n है। बट एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन शेल और एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल। उसके बाद अब प्रिंसिपल के नीचे एजिम्यूथुअल आता है, तो एजिम्यूथुअल का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। सो इट वैल्यूज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका वैल्यू क्या हो सकता है? L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है सबको इधर तक? ओके, सो नाउ व्हेन आई से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप बोलोगे मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल का इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर सब शेल का इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल l, एजिम्यूथुअल इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। अब एजिम्यूथुअल प्रिंसिपल के नीचे आता है, इसीलिए हम उसको सबसिडायरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l और बिकॉज इट इज अंडर प्रिंसिपल उसका वैल्यू डिपेंड करता है ऑन प्रिंसिपल, एंड उसका वैल्यू हो सकता है L is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So it is also known as subsidiary quantum number, represented by small l, represents the subshell, it is denoted by small l and its values depends on the principal quantum number। और बॉस उसका वैल्यू कितना हो सकता है? 0, 1, 2, 3 and so on। उसके बाद Now we come to a question जहां उन्होंने हमको पूछा है कि ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो पहले हम सिंगल सिंगल फिल किया और फिर 2px में पेयर किया, ऐसा क्यों किया और सीधा इधर इधर पेयरिंग क्यों नहीं किया? मतलब हमने कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 फिर 2px2 यानी इधर दो, फिर 2py में सिंगल 2pz में सिंगल, ऐसा क्यों किया और सीधा 2px में 2 क्यों नहीं डाल दिया और 2py में 2 क्यों नहीं डाल दिया? पहले सिंगल सिंगल क्यों भरा और फिर पेयरिंग क्यों किया? तो इसका रीजन हमने एक रूल देखा, that is called as your हंट्स रूल। बाळांनो हंट्स रूल काय सांगतो आपल्याला? तर हंट्स रूल सांगतो की पेयरिंग तो पर्यंत होणार नाही, पेयरिंग तब तक नहीं होगा
जब तक हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये किसने बोला है बॉस? तो ये बोला है हंट्स रूल ने। सो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, pairing does not occur unless each orbital has one electron each. ये किसने बोला? हंट्स रूल ने बोला। डन बॉस? ओके, उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, और वो तो मैंने आपको अभी बोला। What is principal quantum number? It gives you information about the main shell, कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, K में है, L में है, M में है, N में है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हम L से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम N से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जितना ज्यादा K का नंबर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है K L M और ये रहा N, K L M N। अब मान लो K इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1, तो ये रहा पहला, तो डिस्टेंस कम है। दूसरा है L इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2, तो अभी डिस्टेंस बढ़ गया, M में डिस्टेंस और बढ़ गया, और N में डिस्टेंस और बढ़ गया। सो इन शॉर्ट, जितना ज्यादा K का वैल्यू, जितना ज्यादा N का वैल्यू, उतना ज्यादा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस increases. So it indicates the main shell or principal quantum number denoted by small n and it's a positive integer. और फिर उसके बाद shells कौन से होते हैं? K L M N, और जितना वैल्यू n का होगा उतना ज्यादा हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा। क्लियर है सबको इधर तक? उसके बाद इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी सिलिकॉन का तो आप करोगे, मैंने क्रोमियम का करके दिखाया बिकॉज दैट इज एन एक्सेप्शन केस। 2 4 नहीं लिखते अपन, 1 5 लिखते। इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जंप क्यों किया? क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में 5 है और S में 1 है। सो टोटल अनपेयर्ड आर 6। टोटल अनपेयर्ड आर 6। समझ में आया? अब ध्यान से सुनो बॉस, मैं क्या बोल रही हूं कि आपका जो क्लास 11th का सिलेबस है उसमें से ये 4 टॉपिक, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, उन सारे चारों टॉपिक्स में से जो टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक की एकदम हार्ट ऑफ द टॉपिक है, वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 2 घंटे में तुमने 4 चैप्टर कवर कर दिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, बट ये 4 चैप्टर अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। यू शुड नेवर स्किप दीज 4 चैप्टर्स बिकॉज दीज 4 चैप्टर्स आर द बेसिक ऑफ योर क्लास 12। अब आप बोलोगे मैम मुझे इसका 1 शॉट दे दो। डेफिनेटली इसका 1 शॉट आपको कहां मिलेगा? तो बॉस इसका 1 शॉट अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको केमिस्ट्री के लिए थोड़ा नीचे 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 स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आई स्टार्टेड क्रिएटिंग द प्लेलिस्ट इन जून, तो वो अब बहुत नीचे चली गई है। सो आप स्क्रॉल 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 करते जाओ, आपको 1 शॉट दिखेगा। 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट में है। सो 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट में, इसीलिए अगर आप वो प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको ये चारों चैप्टर्स के 1 शॉट विद नोट्स मिल जाएंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट इवन थिंक ऑफ स्किपिंग दीज 4 चैप्टर्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जाने से पहले एक रिमाइंडर कि आप लोगों को तो पता होगा कि MVSAT यानी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वेदांतु का, जिसमें आपको अमेजिंग प्राइजेस मिल सकते हैं। एक तो ये अभी ऑनलाइन हो गया है, तो तुम्हारे लिए तो एकदम फायदा ही फायदा। प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि इसका डेट एक्सटेंड हो गया है टिल 2 नवंबर। तो अभी तक अगर तुमने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज डू गो एंड रजिस्टर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई वांट टू ओपन द स्लाइड बट कुछ तो ग्लिच है, तुम देख रहे हो ना, ये आज के सेशन में कुछ तो हो ही गया है। The board is only not working, but it's a reminder for you, my dear students, that please go and register for the scholarship test because it is going to be an amazing experience for all of you. And that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.